हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मानव श्वसन तंत्र की इस कालांश में। पिछले कालांश में हमने बात की थी श्वसन तंत्र के सामान्य अध्ययन के तरीके की। रेखा चित्र से हमने बांटा था कि अध्ययन हम किस प्रकार से करेंगे। इस अध्याय में हम शुरुआत करेंगे श्वसन से संबंधित परिचय की, और परिचय में सबसे पहली बात है परिभाषा कि श्वसन कहते किसे हैं। दूसरा बिंदु था तुलना का। हम तुलना करेंगे यहाँ पर पादपों से, क्योंकि पादप भी श्वसन करते हैं और पादपों के श्वसन के बारे में सामान्यतः एक मिस कैलकुलेशन मान लीजिए या भ्रांति समझ लीजिए कि ये है कि पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और तीसरी बात थी, इसमें हम अध्ययन करेंगे ब्रीदिंग, यानी कि श्वसन के अंदर एक भाग है ब्रीदिंग, सांस लेना, जिसमें वायु दाब अंतर के कारण से बाह्य वातावरण की वायु खींचकर मनुष्य के फेफड़ों में पहुंचती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चरण है वो है परिभाषा कि श्वसन कहते किसे हैं। तो श्वसन की वास्तविक जो परिभाषा है वो परिभाषा की थोड़ी सी बात हमने पिछले पाचन तंत्र के अध्याय में की थी, जहां पर पाचन तंत्र में एक प्रक्रिया आई थी स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण में पचित भोजन जब प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है तो उसके 3 भविष्य थे, ऊर्जा, निर्माणकारी और संग्रहण। वहां पर मैंने ऊर्जा में कहा था, इसकी बात करेंगे हम श्वसन तंत्र में। तो देखिए, प्रत्येक कोशिका में पचित भोजन पहुंचता है तो उस पचित भोजन के साथ ऑक्सीजन क्रिया करती है, और ऑक्सीजन की इस क्रिया से प्राप्त होती है CO2 गैस, उपापचयी जल, और साथ में मुक्त होती है ऊर्जा। और इसी ऊर्जा की बात हमने वहां स्वांगीकरण में की थी। और वास्तविकता में प्रत्येक कोशिका, चाहे वो पादप की हो चाहे जंतु की हो, और जंतुओं में मनुष्य शामिल है उसकी हो, उसमें प्रत्येक कोशिका में होने वाली इसी क्रिया को कहा जाता है श्वसन। तो फिर हम श्वसन तंत्र के अंदर अध्ययन जिनका करते हैं, क्या वो श्वसन नहीं है? जी, वो भी श्वसन है, लेकिन वो श्वसन की मूल प्रक्रिया के साथ होने वाली एक अनिवार्य क्रिया है। और उसका अध्ययन कैसे करते हैं? देखिए, श्वसन की अभिक्रिया क्या होगी? C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज। ग्लूकोज की क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो इससे देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और इससे बनेगी CO2 प्लस बनेगा जल, साथ में मुक्त होगी ऊर्जा। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो समीकरण हमने लिखी है, इस समीकरण को कहते हैं श्वसन समीकरण। श्वसन समीकरण में देखिए, जब इसे संतुलित करते हैं तो 6 ऑक्सीजन के अणु लिए जाते हैं, 6 CO2 के अणु बनते हैं, साथ में 6 ही बनते हैं जल के अणु। यहाँ से हम एक चीज को और सीखेंगे कि उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, उस उत्सर्जन की प्रक्रिया में ये जो CO2 है, इस CO2 का भी एक रोल है। इस CO2 को 2 तरीके से निकाला जाता है, एक फेफड़ों से उच्छ्वसन की क्रिया द्वारा, एक CO2 का उपयोग होता है यकृत में, और वहां पर अमोनिया के साथ ये CO2 क्रिया करके बनाती है यूरिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही रहेगा। इसके बाद ये श्वसन अभिक्रिया हो गई है, और इस श्वसन अभिक्रिया को यदि हम गौर से देखें तो ये सारा कार्य जो है ये मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में, सेल्स में होता है, और इसका अनिवार्य एक घटक है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के बगैर ये क्रिया नहीं हो सकती है, और मनुष्य या जंतु के अंदर ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन ली जाती है वातावरण से। ये ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है वातावरण से, यानी बाह्य वातावरण से मनुष्य का शरीर ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है। और बाह्य वातावरण से ये ऑक्सीजन ग्रहण करने का जो तंत्र मनुष्य में पाया जाता है, उस तंत्र को कहा जाता है, उस सिस्टम को कहा जाता है श्वसन तंत्र। तो समझ में आ गई इतनी बात। देखिए, श्वसन क्या है? श्वसन मनुष्य के पचित भोजन की क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो CO2 और उपापचयी जल बनता है, साथ में मुक्त होती है ऊर्जा। ये प्रत्येक कोशिका में होने वाली क्रिया है, और प्रत्येक कोशिका में होने वाली इसी क्रिया को कहते हैं श्वसन।
इस श्वसन की क्रिया के लिए सबसे अनिवार्य जिस चीज की आवश्यकता है वो है ऑक्सीजन। बगैर ऑक्सीजन के ये क्रिया नहीं होगी। और शरीर में ये जो ऑक्सीजन है इसका मूल स्रोत जहां से ये आती है वो है वातावरण, वायुमंडल। और वायुमंडल से इस श्वसन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करने का जो सिस्टम है उस सिस्टम को कहा जाता है श्वसन तंत्र। यानी कि प्रत्येक कोशिका में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन को वातावरण से ग्रहण करने का जो तंत्र है उसे कहा जाता है श्वसन तंत्र। दूसरा जो यहाँ पर हमने बात की थी वो थी दूसरा पॉइंट तुलना। और यहाँ हम तुलना करेंगे पादपों से। थोड़ी सी एक भ्रांति या मिसकैलकुलेशन है उसको भी यहीं ठीक करेंगे। तो देखिए पेड़ पौधे भी सजीव हैं, मनुष्य भी सजीव है, अन्य जंतु भी सजीव हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया सभी में समान होती है और पादपों के अंदर भी क्रिया यही होगी C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज। ग्लूकोज की क्रिया होगी ऑक्सीजन से और उससे मुक्त होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस उपापचयी जल प्लस ऊर्जा। तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं? तो देखिए ये जो स्थिति है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए नजर आते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हुए, ये पेड़ पौधों में केवल दिन में नजर आती है। रात्रि के समय वो भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेकर CO2 छोड़ते हैं। तो फिर दिन में ही क्यों नजर आती है? क्योंकि पेड़ पौधे दिन के अंदर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर होती है अधिक और श्वसन की दर होती है कम। इस कारण से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन त्याग करते हैं और ऑक्सीजन जो त्याग करते हैं उस ऑक्सीजन का 10वां हिस्सा स्वयं के शरीर में खर्च करते हैं। तो 10 प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं, उसमें एक खुद ने खर्च कर लिया तो 9 निकले, तो निकलते हुए तो वहां ऑक्सीजन ही दिखेगी। अर्थात दिन के अंदर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है, श्वसन की दर पौधों में कम होती है। इस कारण से वो CO2 लेकर O2 देते हुए नजर आते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हुए नजर वहां नहीं आएंगे। पर ये प्रैक्टिकली प्रूफ है कि लेते वो भी ऑक्सीजन है श्वसन में। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बात थी सांस लेने की। सांस लेना, सांस लेना जो है इस प्रक्रिया को कहा जाता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग वो एक भौतिक क्रिया है जिसमें दाबांतर के कारण से बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन नाकों के जरिए खींचकर फेफड़ों तक पहुंचती है और दाबांतर के कारण से ही फेफड़ों से धकेली जाती है बाहर। इस प्रक्रिया को कहा जाता है सांस लेना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि श्वसन एक बहुत बड़ा परिदृश्य है जिसमें सांस लेना एक छोटा सा उसका हिस्सा है, भाग है। ब्रीदिंग की इस प्रक्रिया को हम एक बार फिर से इसी चैप्टर के लास्ट में जहां क्रियाविधि पढ़ेंगे वहां इसको पूरा समझेंगे, क्योंकि ये ब्रीदिंग की प्रक्रिया एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है इस पूरे चैप्टर के अंदर, जहां पर बहुत सारी चीजों का योगदान है। और उस योगदान में वक्ष गुहा, पसलीय पिंजरा, डायफ्राम, अंतरा प्रसुप्त पेशियां, बाह्य प्रसुप्त पेशियां, ट्रेकिया और संपूर्ण जो रेस्पिरेटरी ट्री है वो भाग लेता है। तो ब्रीदिंग की प्रक्रिया को हम फिर एक बार समझेंगे। नेक्स्ट चलते हैं संरचना के पार्ट में, यानी कि मानव श्वसन तंत्र की संरचना। और संरचना को हमने 3 भागों में बांटा था। प्रथम भाग जो था उस भाग में अध्ययन किया था हमने ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए मानव श्वसन तंत्र की संरचना, और इस संरचना में जहां बात हमने वर्गीकरण की थी तो मानव श्वसन तंत्र की संरचना का प्रथम जो भाग है वो प्रथम ओपनिंग पार्ट है नासिका या अर्थात नोच। नासिका एक जोड़ी नासा छिद्रों के द्वारा बाह्य वातावरण से वायुमंडलीय हवा के संपर्क में होती हैं। अर्थात यहाँ पर हम बताएं तो इस प्रकार की स्थिति होगी। नाक से एक गुहा होगी जो मनुष्य की ग्रसनी तक जाएगी और ये एक जोड़ी नलिकानुमा संरचना होती है। तो देखिए नासिका से एक जोड़ी
नासा मार्ग जो है वो समानांतर जाकर ग्रसनी के ऊपरी भाग नासा ग्रसनी के अंदर खुलते हैं। अब इसकी बात करते हैं, देखिए थोड़ी सी इस मार्ग की, ये जो मार्ग है इस मार्ग को कहा जाता है नासा मार्ग। ये हमारा दूसरा भाग था संरचना में। इस नासा मार्ग की बात करें तो ये नासा मार्ग भी दो भागों में बटा होता है। ये जो भाग है आगे का भाग उपास्थि का बना हुआ होता है और इस उपास्थिल भाग की आंतरिक जो त्वचा है उस त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, जो जब हम सांस लेते हैं तो वायु के साथ आने वाले धूल के कणों को छानने का कार्य करते हैं। और दोनों नासा मार्गों के बीच में एक उपास्थिल भाग पाया जाता है जिसे कहते हैं पट्ट या सेप्टम। इसके बाद में नाक का जो अस्थिल भाग है उस अस्थिल भाग के अंदर भी एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है और वो संरचना होती है अस्थिल भाग का टेढ़ा मेढ़ा मार्ग। और ये मार्ग टेढ़ा मेढ़ा होने के साथ साथ श्लेष्मिक उपकला से आश्रित होता है। क्या कार्य है, देखिए मार्ग टेढ़ा मेढ़ा होता है, इस कारण से वायु को अधिक मार्ग तय करना पड़ेगा और अधिक मार्ग तय करना पड़ेगा। इस कारण से वायु जो है वो शरीर के तापमान के अनुकूल हो जाती है। और आंतरिक जो झिल्ली है इस मार्ग की टेढ़े मेढ़े जिगजैग मार्ग की, वो श्लेष्मिक उपकला से आश्रित होती है, जो श्लेष्मा स्रावित करती है। उस श्लेष्मा के संपर्क में आने से हवा जब इस नासा मार्ग के टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरती है तो हवा के साथ आने वाले हानिकारक जो रोगाणु हैं वो श्लेष्मा के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, श्लेष्मा में चिपक जाते हैं और साथ में हवा को कर दिया जाता है नमी से युक्त, जिस कारण से फेफड़ों तक हवा जाएगी तो नम हवा जाएगी, फेफड़े सूखेंगे नहीं। इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। जब जुकाम लग जाती है हम मुंह से सांस लेते हैं तो महसूस करना गला पूर्ण रूप से सूख जाता है। कारण क्या है कि यहाँ हवा जो है वो नेजल कैविटी और नेजोफेरिंक्स में से होकर गुजरता है, तब तक नम हो जाती है हवा। लेकिन जो मुख से सांस लेते हैं तो हवा सीधी ओरोफेरिंक्स में जाती है। नेजल कैविटी और नेजल जो फेरिंग्स है वो मार्ग बाईपास हो जाता है, इसी कारण से गला सूखता है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ दो चीजें हैं, एक तो उपास्थिल मार्ग होता है और एक होता है अस्थिल मार्ग। उपास्थिल मार्ग केवल आगे होता है, ये नोज की टिप पे, इसके बाद में आगे का भाग होता है अस्थिल। और ये जो अस्थिल भाग है इसी की बात कर रहे थे हम। अस्थिल भाग जो है ये टेढ़ा मेढ़ा मार्ग होता है, अर्थात इसे कह सकते हैं हम जिग जैग मार्ग होता है। और जिगजैग मार्ग के दो फायदे बता दिए मैंने आपको। एक तो मार्ग लंबा हो जाता है जिससे हवा का टेम्परेचर बैलेंस होता है, और दूसरा श्लेष्मिक उपकला होती है जिस कारण से श्लेष्मा के कारण ये मार्ग नम बना रहता है और इस मार्ग की नमी के कारण से रोगाणु चिपक जाते हैं और हवा जो है वो नम हो जाती है, जिससे फेफड़े नम बने रहते हैं। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर इस पर एक लटकी हुई संरचना जुड़ी होती है जिसको कहते हैं युवका। और यहाँ पर जो भाग है इसकी बात हम कर चुके थे पूर्व के अंदर पाचन तंत्र के अध्याय में, ग्रसनी का जो बिंदु था उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो ये मार्ग या छिद्र अंदर जाकर खुद रहे हैं, इन छिद्रों को कहा जाता है अंतः नासा छिद्र। ये अंतः नासा छिद्र हैं और ये अंतः नासा छिद्र जिस रास्ते में जाकर खुलते हैं उस जगह को, इस स्थान को, पैसेज को कहा जाता है ग्रसनी। और ग्रसनी हमारा तीसरा बिंदु था ऊपरी श्वसन तंत्र के इस मार्ग में। इसके पश्चात देखिए श्वसन की परिक्रिया के अंदर, श्वसन मार्ग के अंदर अगला जो भाग है वो होती है ये श्वसन मार्ग की ओपनिंग, जिसे कहा जाता है ग्लोटिस। और ये ग्लोटिस जो है ये जुड़ी होती है ट्रेकिया से। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज और देखिए, ये जो ओपनिंग है इस ट्रेकिया की शुरुआत की, इस पे यहाँ पर इस जगह पर एक विशेष प्रकार की संरचना जुड़ी होती है, पाई जाती है और इस संरचना को कहा जाता है मानव का स्वर तंत्र अर्थात लैरिंक्स। लैरिंक्स पाया जाता है। इस लैरिंक्स से ऊपर का जो श्वसनीय भाग है यानी ऊपर की जो संरचनाएं हैं
ये सभी पाई जाती हैं ऊपरी श्वसन तंत्र में। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में देखिए कौन सी संरचना है, नासिका। पहली संरचना है नासिका, मनुष्य के मुख की अधर सतह पर पाई जाने वाली एक जोड़ी नासा छिद्र से बनी हुई संरचना है। दूसरा जो पार्ट था ऊपरी श्वसन तंत्र में वो है नासा मार्ग। तो नासा मार्ग अस्थिल व उपास्थिल पाइप नुमा संरचना है, जिससे नासा मार्ग से होकर वायु जो है वो फेफड़ों तक पहुंचती है। नासा मार्ग दो प्रकार का बना होता है, आगे का भाग उपास्थिल होता है और अधिकांश भाग अस्थिल होता है। उपास्थिल भाग पर नासारोम पाए जाते हैं जो हवा को छानने का कार्य करते हैं, और अस्थिल जो भाग है ये अस्थियों का बना हुआ एक टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है, जिसकी आंतरिक सतह पर श्लेष्मिक उपकला पाई जाती है। और उसके दो फायदे हैं, एक वायु का टेम्परेचर संतुलित होता है, और दूसरी बात करें तो वहां पर श्लेष्मा के कारण से रोगाणु उस श्लेष्मा में चिपक कर रह जाते हैं। व्यक्ति की वृक्षा पंक्ति के अंदर प्रारंभ होता है। ये नासा मार्ग जो है ये ग्रसनी के ऊपरी भाग में अंतःनासा छिद्रों के द्वारा खुलते हैं। अंतःनासा छिद्र एक जोड़ी होते हैं और ये खुलते हैं इस भाग में, ग्रसनी में। तो देखिए ये जो भाग है इतना, जिसके अंदर ये आंतरिक नासा छिद्र खुले हैं, और ये जो छिद्र है श्वास नली का ग्लोटिस ये उपस्थित है। बीच का ये जो भाग मैंने ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन से बनाया है ये भाग होता है ग्रसनी। और इस ग्रसनी की डिटेल जानकारी हम बात कर चुके हैं पूर्व में श्वसन तंत्र के वीडियो के अंदर, तो उससे संबंधित जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ले सकते हैं। देखिए ग्रसनी को इस आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। ऊपरी भाग जो है उसे कहेंगे नासा ग्रसनी, मध्य का जो भाग मुख के सामने है उसे मुख ग्रसनी, और नीचे का जो भाग लेरिंग्स के नजदीक है उसे कहेंगे लैरिंगोफेरिंग्स यानी कि कंठ ग्रसनी। अब इस ग्लोटिस के ऊपर भी एक पेशियों की बनी हुई संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। अब इस पूरी संरचना को देखिए, यहाँ से मुख की एक गुहा है जिसमें जीभ टिकी हुई है, ये इस प्रकार से। तो एक गुहा ये है, एक गुहा ये है, और एक गुहा ऊपर नाकों की है। इनके बीच में इस प्रकार से एक अस्थिर अवरोध पाया जाता है। दोनों गुहाएं अलग अलग हो गई। ये संपूर्ण संरचना है ऊपरी श्वसन तंत्र की। इसके नीचे की बात करें तो देखिए स्वर यंत्र जो होता है कंठ, ये मनुष्य के अंदर वायु के आने और जाने के कारण से, हवा के कंपन के कारण से इसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। नो पतली पतली झिल्लियां पाई जाती हैं, उन झिल्लियों से आवाज उत्पन्न होती है। तो स्वर यंत्र की बात करें, स्वर यंत्र के अंदर पाए जाते हैं 9 वोकल कॉर्ड्स यानी कि स्वर रज्जु, और ये स्वर रज्जु जो है ये फेफड़ों से आने वाली हवा के कारण से, वायु के कारण से कंपन होते हैं, और इनके कंपन से उत्पन्न होती है ध्वनि। ये संरचना है मनुष्य की इस वोकल कॉर्ड्स की। अब देखिए वोकल कॉर्ड्स यहाँ पाई जाने वाली एक त्रिभुजाकार संरचना है। तो स्वर यंत्र गले के अंदर श्वास नली पर पाई जाने वाली एक त्रिभुजाकार संरचना है। और इस त्रिभुजाकार संरचना की बात करें तो ये त्रिभुजाकार संरचना पुरुषों के अंदर थोड़ी बड़ी होती है, और इस संरचना को कहा जाता है एडम्स एप्पल, अर्थात पुरुषों के अंदर स्वर रज्जु जो है वो थोड़ा बड़ा पाया जाता है, उभरी हुई संरचना होती है, और इसे कहा जाता है एडम्स एप्पल। और यही पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। तो देखिए इस एडम्स एप्पल के दोनों तरफ एच के आकार में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, बीच में स्वर यंत्र, और बीच में से हवा आने जाने के लिए होती है ट्रेकिया। देखिए हमने यहाँ तक जानकारी ली है श्वसन के परिचय की और श्वसन तंत्र की संरचना के ऊपरी भाग यानी ऊपरी श्वसन तंत्र की, जिसमें नासिका, नासा मार्ग, ग्रसनी और कंठ ग्रसनी तक की बात हम कर चुके हैं। इसके बाद अगले कालांश में बात करेंगे हम निचले श्वसन तंत्र
और वास्तविकता में मनुष्य के श्वसन तंत्र के नामांकित चित्र के बारे में जो प्रश्न आता है वो निचला श्वसन तंत्र ही है। अब की बार के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य के निचले श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और जहां निचले श्वसन तंत्र का नाम आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वास्तविकता में निचले श्वसन तंत्र का मतलब है इस ट्रेकिया और ट्रेकिया से फेफड़ों में एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई तक का जो चित्र होता है उसी को कहेंगे श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिनको जानकारी अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। थैंक यू।